हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ इससे पहले जो मैंने दोनों वीडियोस पोस्ट किए स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन से रिलेटेड, आपने वो वीडियोस देखे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल्स के बारे में। इससे पहले हमने बात की क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। फर्म ने ये डिसाइड कर लिया कि फर्म को इवैल्यूएशन कौन से बेसिस पर करना है, क्या क्राइटेरिया क्या होगा। वो क्राइटेरिया क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा या कोई अदर रिचर्ड के अकॉर्डिंग कोई और क्राइटेरिया ऑप्ट किया जाएगा जो एक मिडिल ऑफ द रोड भी हो सकता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सी टेक्निक्स यूज करेगी, ऑर्गेनाइजेशन या मैकेनिज्म चूज करेगी। ऑर्गेनाइजेशंस यूज मेनी टेक्निक्स और मैकेनिज्म फॉर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। तो जब हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, लेकिन जब हम टेक्निक्स की बात करेंगे तो साथ में हम कंट्रोल की बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने 7 टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल किया जा सकता है। MIS, benchmarking, balanced scorecard, which we have talked about earlier also, key factor rating, responsibility centers, network techniques like PERT and CPM and MBO. We will talk about them one by one. Firstly, MIS. MIS is called as the Management Information System. As we all know that information is the lifeblood for any organization. अगर organization के पास सही जानकारी है तो वो organization अपने आप में एक winning position में आ जाती है, क्योंकि information सही होने पर सारी जो processing है, सारी जो working है वो perfect होगी। राइट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एक्ट एज एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो सही जानकारी अपने आप में एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू कंट्रोल प्रॉपरली किया जा सकता है। या यूं मानिए, अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो कंट्रोल ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक मॉडर्न टेक्निक भी हम इसे कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना परफेक्ट है। दूसरी हम बात करते हैं बेंचमार्किंग की। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, बेंचमार्किंग, स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। सो बेंचमार्किंग इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड. It is the method based on comparison where best practice is identified and then used as the benchmark. यहाँ पर कंपनीज फर्म्स क्या करती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करती है, उनमें से कंपेयर करती है, प्रैक्टिसेस को कंपेयर करती है और उनमें से जो बेस्ट होती है उसे एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क की जैसे सेट कर देती है। अब सभी जो जिसे कह सकते हैं जो भी वहाँ वर्किंग हो रही है उनके लिए वो एक बेंचमार्क बन जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है और उस बेंचमार्क के बेसिस पर बाकी इवैल्यूएशन किया जाता है। Through this method, performance can be evaluated continually till it reaches the best practice level. जब तक हम बेस्ट प्रैक्टिस लेवल जो क्रिएट किया गया था, आइडेंटिफाई किया था, वहां तक नहीं पहुंचते, तब तक जो यानी इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा या इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। थर्ड हमने बात की थी बैलेंस स्कोर कार्ड. इन दिस रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स आर यूज्ड. यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को यूज किया जाता है जिनके बेसिस पर एक स्कोर कार्ड प्रिपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पर जब इवैल्यूएशन होता है तो उस इवैल्यूएशन से ही सामने जो ड्रॉबैक्स आते हैं या कमियां आती हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है।
It is a method based on the identification of four key performance measures: customer perspective, internal business perspective, innovation and learning perspective, and the financial perspective. This method is a balanced approach of financial and non-financial parameters that are taken into account for evaluation. Next, we will talk about the fourth technique of strategic control, that is key factor rating. It is a comprehensive method that takes into account several key factors in different areas. It takes holistic view of performance. जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सारे जो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे मेथड जो होते हैं उन्हें अप्लाई किया जाता है इनटू अकाउंट सेवरल की फैक्टर्स। बहुत सारे की फैक्टर्स को डिफरेंट की एरियाज के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें एक साथ यूज किया जाता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव वे में यूज किया जाता है। इसलिए इससे जो परफॉर्मेंस का व्यू आता है वो हॉलिस्टिक आता है, वेयर एवरीथिंग काउंट्स, जहां हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। It is a method that takes into account the key factor in several areas and then set out to evaluate performance on the basis of this. This is quite comprehensive method as it is holistic view of performance area in an organization. इससे हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट व्यू मिल जाता है कि उसमें कैसी वर्किंग हो रही है, स्ट्रैटेजी प्रॉपरली कंट्रोल मतलब फॉर्मुलेट हो रही है या नहीं, या जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की गई है सपोज फॉर अमालगमेशन और एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर, क्या वो स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इस टेक्निक को यूज करके फर्म का एक वाइड पिक्चर जो है वो सामने आता है। फिफ्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यहाँ एक जो दे आर यूज टू आइसोलेट अ यूनिट so that it can be evaluated separately from the rest of the corporation। यहाँ क्या किया जाता है कि एक यूनिट को बाकी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन होती है उससे अलग कर दिया जाता है और फिर उसको आइसोलेशन में इवेल्युएट किया जाता है। इससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है, जिसके ऊपर फिर कंट्रोल करना भी इजी है। जहां पे भी हमें डेविएशन लगेगा वहीं पर एक्शन लिया जाएगा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को 5 सेंटर्स में डिवाइड किया जाता है: कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट सेंटर वो सेंटर यूनिट बन जाता है जहां हम मेजर टास्क क्या कर रहे हैं, कॉस्ट इनकर करने का। रेवेन्यू सेंटर ये इवेल्युएट करता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। एक्सपेंस सेंटर प्रॉफिट सेंटर और एक्सपेंस सेंटर ये बताता है कि खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं
और उन्हें कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, तो उसको एक्सपेंस सेंटर बना दिया जाता है, यूनिट को आइसोलेट कर दिया जाता है। प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हेल्प करता है और इन्वेस्टमेंट सेंटर ये देखता है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अदर जो टेक्निक्स हैं स्ट्रैटेजी कंट्रोल के लिए, वो है नेटवर्क टेक्निक। ये टेक्निक ऑपरेशनल मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा यूज की जाती है, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है, PERT एंड CPM। PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। ये टेक्निक्स एक्सटेंसिवली एक्सक्लूसिवली बहुत ज़्यादा यूज की जाती है ऑपरेशनल कंट्रोल्स में, जहां हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या जहां पर हम गेम थ्योरीज वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ PERT एंड CPM को यूज किया जाता है। ये एक्चुअली अदर देन क्विंग थ्योरी या गेम थ्योरी से ये डिफरेंट टेक्निक होती है, बट यहाँ हम देखते हैं कि रिसोर्सेज का अलोकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। स्केड्यूलिंग जो होती है, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू होना है और कब खत्म होना है, वो स्केड्यूलिंग प्रॉपर है या नहीं। सो PERT एंड CPM टेक्निक बेसिकली जो है वो है operational techniques for analyzing resource allocation and scheduling of any project. When network techniques are modified for use as cost accounting system, they become highly effective operational control for project cost and performance. लास्ट जो टेक्निक है वो है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये कंसेप्ट और ये टेक्निक डेवलप की थी ड्रकर ने इसे HRM में भी यूज किया जाता है और मैनेजमेंट में इसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। This is a technique used for evaluating performance against objectives which are decided upon mutually by superior and subordinate. It is a system proposed, for evaluating and for formulating objectives mutually by superior and subordinate. It is said that superior, a subordinate and immediate superior, they jointly formulate the combined objectives, and then the evaluation is done against those objectives. क्या उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव यानी वो सबॉर्डिनेट ने क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए या नहीं जो उसके बॉस ने और उसने मिलकर सेट किए थे। By the process of consultation, objective setting leads to the establishment of a control system that operates on the basis of commitment and self-control. The scope of MBO to be used as an operational control is quite extensive. That means now we will once again look into this. We have 7 techniques: MIS, benchmarking, balance scorecard, key factor rating, responsibility centers, network techniques, and MBO that are used for evaluating and controlling the strategies. Those strategies which have been formulated at the corporate level, business level, and functional level to give the growth opportunities to the organization. So this was all. Thank you.